हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस में। और हम लोग आज करेंगे क्विक रिवीजन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखेंगे, जो कि आपके उत्पादन निगम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और इसको आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इंडक्शन मोटर। व्हाट इज इंडक्शन मोटर? ठीक है। इंडक्शन मोटर है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें। अब क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र दो तरह का होता है, एक होता है डीसी मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है एसी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब देखो, एसी मैग्नेटिक फील्ड में को हम भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है आपका, फर्स्ट ये हो जाता है, सेकंड ये हो गया। तो एसी मैग्नेटिक फील्ड के बाद आपका जो आता है, एसी में ही आपका सिंगल फेज मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सिंगल फेज मैग्नेटिक फील्ड एंड सिंगल फेज में आपके दो तरह के होंगे, एक पल्सेटिंग टाइप फील्ड, एक अल्टरनेटिव टाइप फील्ड। सेकंड में होगा आपका मल्टी फेज मैग्नेटिक रोटेटिंग टाइप फील्ड एंड प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। टू फेज रोटेटिंग फील्ड में आपका टू फेज का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो परिणाम होगा वो स्थिर होगा। डेड मैग्नेटिक फील्ड 1.5। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो विशेषता होगी वो क्या होगी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेस में स्थापित होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो परिमाण होगा वो स्थिर होता है और घूमने की दिशा नियत रहती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा उसके फेज सीक्वेंस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? फेज सीक्वेंस पे। आरएमएफ से मोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है जो मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाता है। सिंगल फेज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? वो अल्टरनेटिंग टाइप का होता है, जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक पल्स क्रमशः सतत होते हैं। थ्री फेज घुड़ी अर्थात प्रत्यावर्ती राशियों के व्यंजकों का संकलन क्या होता है? तो व्यंजकों का जो संकलन होता है वो आपका सिग्मा वी आर वी वाई वी बी, वोल्टेज में आर वाई बी, करंट में वाई आर वाई बी, और ये आपका फ्लक्स में आर वाई बी बराबर 0 होता है। इंडक्शन मोटर क्या है? तो इंडक्शन मोटर वह एसी मोटर है जो शुद्ध इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इंडक्शन मोटर कहलाती है। इसे प्योर एसी मोटर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर को डायनामिक ट्रांसफार्मर या गतिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर की तरह प्योर एसी सप्लाई को लेती है और प्योर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। चूंकि ट्रांसफार्मर टॉर्क उत्पन्न नहीं होता है, अतः यह गतिक नहीं, स्थैतिक होती है। जो ट्रांसफार्मर होती है वह स्थैतिक होती है। इंडक्शन मोटर को इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर की विशेषता क्या है? यह सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सिंक्रोनस मोटर की तरह अतिरिक्त डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह एक प्योर एसी मोटर है। यह सामान्य स्थिर गति पर चलने वाली मोटर है। लोड बढ़ने पर इसकी गति कुछ कम हो जाती है और कम भार पर दक्षता कम तथा पूर्ण भार पर दक्षता उच्च होती है। इंडक्शन मोटर की जो सामान्य गति होती है वो 3000 आरपीएम होती है। पंखे तथा पंपों में इंडक्शन मोटर की स्पीड 1440 से 2880 आरपीएम होती है। इसका विलक्षण संट प्रारूपी होता है। किसकी तरह होता है? संट प्रारूपी। इसकी दक्षता गति पर निर्भर करती है। यह स्वयं एक इंडक्टिव लोड है, इसलिए इसका पावर फैक्टर आरएल सर्किट की तरह सदैव पश्चगामी होता है। क्या होता है? पश्चगामी होता है, आरएल सर्किट की तरह। फुल लोड पर क्या होता है? फुल लोड पर जो इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर 0.8 होता है, नो लोड पर 0.2 होता है, जबकि फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है 0.95 लैगिंग होता है। ये सब लैगिंग है। और नो लोड पर ट्रांसफार्मर जो पावर फैक्टर है वो 0.4 लैगिंग होगा। चोक का पावर फैक्टर होता है 0.5 लैगिंग। सिंगल फेज पंखे का जो पावर फैक्टर होता है 0.6 लैगिंग होता है। इंडक्शन मोटर का सिद्धांत देख लेते हैं। तो जब कभी भी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। जब इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो इस धारा से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जब यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर वाइंडिंग से संपर्कित होता है तो उसमें भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, जो रोटर के शॉर्ट सर्किट होने का कारण
उच्च प्रेरित धारा में परिवर्तित हो जाता है और लेंज के सिद्धांत के अनुसार करंट उस एक्शन का विरोध करती है जो उससे वो पैदा होती है। वे इस प्रकार चलती है कि टॉर्क पैदा हो जाता है और रोटर को रोटेटिंग फील्ड के घूमने की दिशा में घुमाता है। मोटर के रोटर से को बाहर से कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती। जैसे जैसे रोटर की गति n स्टेटर की आरएमएफ गति ns के समीप आती है तो वैसे ही सापेक्ष गति ns माइनस n कम हो जाती है और रोटर पर लगने वाला टॉर्क भी कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका लोड होता है वो प्रोपोर्शनल धारा के, प्रोपोर्शनल पावर फैक्टर के, प्रोपोर्शनल दक्षता के, प्रोपोर्शनल टॉर्क के, प्रोपोर्शनल स्पीड के, प्रोपोर्शनल 1/s के होता है। अब देखिए, जब n आपका रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड के बराबर हो जाए, जब रोटर की सिंक्रोनस स्पीड के समान हो जाता है तो मोटर की गति उच्च हो जाती है, तब कम बल में निम्न टॉर्क लगता है, तब टॉर्क 0 हो जाता है और स्लिप का मान भी 0 हो जाता है। जब ये हो जाता है तो स्लिप का मान, ये जब 0 होगा तो इसका जो ns होगा वो दोनों में 0 हो जाएगा और s इक्वल टू 0 मिनिमम हो जाता है। जो स्लिप है निम्न कारणों पर निर्भर करता है। रोटर की गति सिर्फ प्रोपोर्शनल डायरेक्टल टू ns माइनस n और s इक्वल टू s प्रोपोर्शनल 1/n। इसलिए रोटर की जो गति के बढ़ने से स्लिप घटती है, गति बढ़ जाएगी तो स्लिप कम हो जाएगा और भार बढ़ने पर जो इंडक्शन मोटर की गति घटेगी तो स्लिप बढ़ेगी। लोड इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। और टॉर्क पर जब लोड बढ़ेगा तो गति कम होती है जिससे टॉर्क ज़्यादा लगता है। तो लोड बढ़ने पर जो टॉर्क होगा वो भी बढ़ेगा पर जो गति होगी वो कम हो जाएगी। रोटर की जो फ्रिक्वेंसी है fr, ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ns माइनस n के। और जब रोटर स्थिर होता है तो रोटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति जो होगी वो f प्रोपोर्शनल ns होगी और जब रोटर की गति पर रोटर में प्रेरित आवृत्ति क्या हो जाएगी, ns माइनस n हो जाएगी। ठीक है, तो जो हम जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा fr इक्वल टू s इंटू एफ। रोटर वोल्टेज फ्रिक्वेंसी स्लिप इंटू सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी। जब वोल्टेज फ्रिक्वेंसी निकालना होगा तो अगर हमें स्लिप दिया रहेगा और सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी दिया होगा तो हम निकालेंगे। रोटर की ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ns माइनस n। जब रोटर स्थित है तो रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, n2 प्रोपोर्शनल ns। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए थ्योरी पे चलते हैं आगे। तो इसमें हमको जो फॉर्मूला याद करना है वो है, एक ये है फॉर्मूला, और नोट आपको ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल की वैल्यू होती है 2πfl, ये लोग पता होगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क ये होगा। तो यही कारण है, इसी कारण जब ये दोनों कारण मिल जाता है तो यही कारण है कि जो 3 फेज बाउंड मोटर टाइप इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग रिएक्टेंस क्या होता है, उच्च होता है और रिएक्टेंस कम होता है, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है, अर्थात फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना हो जाता है। जबकि स्टार्टिंग टॉर्क उच्च गति अर्थात फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। इसलिए सिंगल फेज बाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, इससे फुल लोड पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता। सिंगल फेज राउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर पर कॉइल वाइंडिंग होने के कारण इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसलिए इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी उच्च होता है। इंडक्शन मोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर आपका दो तरह का हो गया, एक होता है आपका स्कायरल केज इंडक्शन मोटर और फेज बाउंड इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आपका 3 तरह का हो गया, सिंगल केज बाउंड, डबल केज बाउंड और डीप बार। सिंगल केज बाउंड आपका देखिए ये रहा और डबल केज आपका ये रहा। इसमें क्या होता है, सिंगल केज में आपका जो कॉपर बार होगा वो मोटा होगा, आर रेजिस्टेंस कम होगा और एक्स आपका उच्च होगा। इसमें एक्स अधिक होगा, आर कम होगा। इसमें क्या होता है, आपका पतला यूज किया जाता है तो कम, और जो रेजिस्टेंस होगा वो उच्च होगा। साइज और क्षमता क्या होगी, 300 HP और 11 kV। इसकी क्या होगी, 110 HP और 11 kV। टॉर्क कम होगा, इसका टॉर्क उच्च होगा और टेक का 1.5 गुना कम और ये उच्च होगा। और स्टार्टिंग में जो करंट लोड है, करंट फुल लोड करंट की 7 गुना होता है। और स्टार्टिंग में अधिकतम धारा बाहरी वाइंडिंग से ही प्रभावित होती है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और इसलिए इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क भी उच्च होता है। स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है।
गति नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर होती है, गति नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर रहती है। स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। उच्च है, दक्षता इसकी 88% है, इसकी भी 88% है। पावर फैक्टर 0.79 से 0.9 और 0 यही सेम पावर फैक्टर है, सदैव पश्चिगामी हैं दोनों। लो लोड से फुल लोड लगभग समान रहेगा, इसका नो लोड पर मध्य रहेगा, इसका नो लोड पर उच्च होगा। कम स्टार्टिंग टॉर्क व मध्यम भार के कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ये मध्यम भार के कार्यों में, ये उच्च स्टार्टिंग भारी भरकम कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसमें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? लेयर, ड्रिल, चक्की, कंप्रेशर, वाटर पंप, ट्यूबवेल, और ये कि क्रशर में, बड़ी क्रेनें, कन्वेयर, कंप्रेशर, बड़ी फ्रिज और बड़ी लेन मशीन में किया जाता है। फेज बाउंड इंडक्शन मोटर की जो क्षमता है 1000 HP से 11 kV तक होती है। स्टार्टिंग टॉर्क अति उच्च होता है। मोटर के रोटर तथा स्टेटर पर पोलों की संख्या समान होती है। स्टेटर के प्रायः 3 फेज डेल्टा संबंध वाइंडिंग की जाती है, जबकि रोटर पर 3 फेज स्टार संबंध वाइंडिंग की जाती है, जिसके प्रत्येक सिरे को शाफ्ट पर स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है, जो कार्बन ब्रशों द्वारा स्टार संयोजित स्टार्टिंग रेजिस्टेंस से जुड़ी हो रहती है। और रोटर की पतली वाइंडिंग होती है, जिससे इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसलिए मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क है दोनों प्रकार की केज मोटर से अधिक होता है। स्टार्टिंग करंट क्या है? फुल धारा की दुगनी होती है। गति नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर होती है। दक्षता न्यूनतम 82 से 85% है। पावर फैक्टर 0.75 से 0.9 तक सदैव पश्चिगामी नो लोड पर और फुल लोड पर उच्च और नो लोड पर कम होती है। लिफ्ट एवं क्रेन, हाइस्ट मोटर, जनरेटर सेट, रोलिंग मिल और सोपानी गति नियंत्रण के साथ। इंडक्शन मोटर में टॉर्क। अब इंडक्शन मोटर में टॉर्क क्या होता है? स्थिर अवस्था में जो शून्य गति पर स्थिर गति अवस्था में, अगर स्थिर अवस्था है तो n बराबर 0 होगा और स्लिप हमारा बढ़ा रहेगा तो 1 रहेगा। गति में n होगा और स्लिप आपका s होगा। रोटर की EMF आपका E2 बराबर KE1 और FR इक्वल टू SR SF। ठीक है, ये सब आपका है, देख लीजिए, सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, चलिए स्लिप टॉर्क और स्पीड टॉर्क क्या होता है? ये फॉर्मूला देखिए, आपका बहुत बेहतरीन फार्मूला है। TR बराबर स्लिप इंटू वी का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है कि जब आपका स्लिप और टॉर्क की स्पीड क्या है कि जब इंडक्शन मोटर की स्पीड n बढ़ती है तब स्लिप घटती है। जैसे जैसे मोटर पर लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पीड घटती जाती है और स्लिप बढ़ती जाती है। जब स्लिप का मान S बराबर RZ/X2 पर पहुंचता है तब टॉर्क अधिकतम हो जाती है। इसे ही फुल आउट टॉर्क कहते हैं, क्योंकि इससे आगे टॉर्क का बढ़ना बंद हो जाता है और टॉर्क घटना शुरू हो जाता है। चलो तो ये देखिए, इसका कर्व है, ये आपका देखिए मैक्सिमम पे ये पहुंचा और इसके बाद आपका जो टॉर्क है वो घटना शुरू हो जाता है। इंडक्शन मोटर की विशेषता क्या होती है? इसकी देखिए पावर फैक्टर प्रोपोर्शनल लोड होता है, फुल लोड तक बढ़ेगा फिर कुछ कम हो जाएगा। स्लिप प्रोपोर्शनल लोड के होता है। जो आपके स्पीड है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोड के है। टॉर्क आपका लोड के प्रोपोर्शनल है। एफिशिएंसी आपका नो लोड से फुल लोड तक बढ़ती है और फिर घटने लगती है। स्टेटर करंट, लोड बढ़ने पर स्टेटर करंट भी बढ़ती है और स्टार्टिंग में जो करंट है वो पूर्ण करंट का 5 से 7 गुना होता है। रोटर की गति आप इस वाले फार्मूले से देखिए, n बराबर NS1/S के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये भी है 120F/P इंटू NS, आपका ये हो गया 1/S। रोटर गति 3 कारकों पर निर्भर करती है: वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और ध्रुवों की संख्या और मोटर का स्लिप पे। आवृत्ति परिवर्तनीय विधि गति नियंत्रण क्या होता है? आप आवृत्ति परिवर्तन करके ध्रुव परिवर्तन करते हैं और सर्पी परिवर्तन करने पे आपका क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, रोटर रेजिस्टेंस नियंत्रण विधि, रोटर EMF नियंत्रण विधि और सोपानी कैस्केड नियंत्रण विधि। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड में क्या होता है कि SCR द्वारा 0 से 150 हर्ट्ज तक की आवृत्ति प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग करके इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। ये महंगी विधि है और इसका उपयोग
किया जाता है। पोल चेंजिंग मेथड क्या है? इस विधि में उपयोग यंत्र, औजार, ड्रिलिंग मशीन, कन्वेयर, ब्रेकिंग के साथ लिफ्ट में करते हैं और इस विधि से इसमें सबसे अच्छा स्पीड रेगुलेशन प्राप्त होता है और यह केज बाउंड के साथ संभव है। स्लिप चेंजिंग मेथड में आपका देखिए, अगर V आपका घट रहा है तो N भी आपका घट रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टॉर्क घट रहा है तो V भी घट रहा है स्क्वायर में, ठीक है। और टॉर्क जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल S के होता है। अब देखो यहाँ पे होता गया है कि अप्लाइड वोल्टेज को कम करने पर, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड में अप्लाइड वोल्टेज को कम करने से मोटर ओवरलोड हो जाती है, क्योंकि मोटर का जो इनपुट कम हो जाता है, फलतः आउटपुट भी घट जाता है। और S बढ़ जाता है क्योंकि मोटर का जो आउटपुट है वो HP बराबर 2π/NT/60, ठीक है, हॉर्स पावर NT, ठीक है। अब देखें आगे क्या है। रोटर रेजिस्टेंस मेथड क्या है? अर्थात रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाने से इंडक्शन मोटर की जो गति N है वो घटती है। यह केवल स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग किया जाता है। रोटर EMF कंट्रोल विधि क्या है? इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में स्लिप रिंग द्वारा स्लिप आवृत्ति पर बाह्य EMF प्रवेशित किया जाता है। यदि EMF रोटर की EMF E2 की सहयोग करता है तो रोटर में धारा बढ़ जाता है और रोटर पर उच्च टॉर्क उत्पादित करता है, जिससे गति बढ़ जाती है। यदि प्रवेशित EMF रोटर के E2 का विरोध करता है तो मोटर की गति घट जाती है। सोपानी या कैस्केड कंट्रोल विधि क्या है? तो सोपानी इस विधि के अंतर्गत दो इंडक्शन मोटर होती है, जिसमें एक अनिवार्य स्लिप रिंग टाइप IM सप्लाई स्रोत से जुड़ी रहती है, पहली मोटर के रोटर वाइंडिंग में और दूसरी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग से, तथा दूसरी इस मोटर की रोटर वाइंडिंग को पतली मोटर के स्लिप रिंग से संयोजित किया जाता है। इस प्रकार जो प्रथम मोटर का जो कुल आउटपुट होगा वो द्वितीय मोटर के कुल इनपुट होता है। यांत्रिक विश्व युग्मित होने के कारण समान गति पर चलता है। अब देखिए 4 प्रकार के सिंक्रोनस गति प्राप्त होती है। अब ये P1 P2 P1 प्लस P2 P1 माइनस P2 ये सहयोगी तुल्यकालिक गति है या असहयोगी तुल्यकालिक गति है। स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर देख लो। स्टार्टर दो तरह का होता है। पहला है स्टार्टर साइड, ये रोटर साइड, स्टेटर साइड और रोटर साइड। स्टेटर साइड में फुल वोल्टेज और रिड्यूस्ड वोल्टेज, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। अब स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है ये होता है 5 से 20 हॉर्स पावर तक का, ये 20 हॉर्स पावर तक का, और DOL होता है आपका 5 हॉर्स पावर तक का, और ये केवल स्लिप रिंग में होता है। इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टर का प्रयोग क्यों आवश्यक है? स्लिप रिंग में स्टार्टर का प्रयोग क्यों आवश्यक है? इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग में धारा का मान रनिंग अवस्था का 5 से 7 गुना होता है, अर्थात स्टार्टिंग धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या है? इस स्टार्टर को पूरा बटन स्टार्टर, फुल वोल्टेज स्टार्टर, स्पेशल स्विच स्टार्टर एक्सेट्रा कई नामों से जाना जाता है। इस प्रकार के हाई रोटर रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए पूरा बटन, फुल वोल्टेज स्टार्टर, स्पेशल स्विच स्टार्टर, तो ये सब नाम भी अगर आता है डायरेक्ट DOL में, DOL की जगह, तो आप यहाँ पे इसी को समझेंगे। हाई रोटर रेजिस्टेंस रखने वाली 5 हॉर्स पावर की जो मोटर के लिए होता है, इस स्टार्टर द्वारा वोल्टेज व धारा दोनों में से किसी भी नियंत्रण नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल ओवरलोड रक्षण प्रदान होता है। DOL स्टार्टर में से स्टार्ट होने वाली जो इंडक्शन मोटर को शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा और बैकअप फ्यूज द्वारा दी जाती है, और DOL स्टार्टर सहित इंडक्शन मोटर की जो वायरिंग के लिए केबल की करंट मोटर की फुल करंट के बराबर होती है। DOL में 2 पुश बटन स्विच होते हैं। प्रथम हरे रंग का जो स्टार्ट ऑन
जो नॉर्मल ओपन नो रहता है नो, और द्वितीय जो लाल रंग का होता है वो ऑफ के लिए, नॉर्मली वो क्लोज के लिए होता है। नो वोल्ट कॉयल। नो वोल्ट कॉयल एक सुरक्षात्मक डिवाइस है जो सप्लाई वोल्टेज को कम होने पर अथवा फेल होने पर सप्लाई सर्किट ओपन कर देते हैं, जिससे मोटर रुक जाती है। कनेक्टर क्या होता है? एक वोल्ट कॉयल सहित ऑन ऑफ स्विच करने को मैग्नेटिक कनेक्टर कहते हैं। यह एक साथ कई सर्किट को ऑन ऑफ कर सकती है। ओवरलोड रिले क्या होता है? मैग्नेटिक ओवरलोड रिले व थर्मल ओवरलोड रिले का जो मुख्य कार्य है ओवरलोड या अधिक करंट से सुरक्षा देना। मैग्नेटिक ओएलआर की तुलना में थर्मल ओएलआर की संचालन धीमा होता है। थर्मल ओएलआर का जो संचालन है वो वातावरण के तापमान और लोड करंट के कारण तापमान पर निर्भर करता है, और मोटर सर्किट में ओवरलोड दोष के कारण स्टार्टर ट्रिप होने के बाद रीसेट बटन दबाने के बाद भी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, तब संभावित कारण है कि ओवरलोड ट्रिप पत्ती अभी पूर्ण रूप से ठंडी नहीं हुआ है। रिमोट कंट्रोल क्या है? जब ड्यूअल स्टार्टर के साथ रिमोट ऑन ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो रिमोट का ऑन बटन स्टार्टर के ऑन बटन के पैरेलल में, रिमोट का ऑफ बटन स्टार्टर के ऑफ बटन के सीरीज में जोड़ना चाहिए। स्टार्ट और स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस स्टार्टर का प्रयोग 5 से 20 HP तक मोटरों के लिए किया जाता है। जब स्टार्टर को स्टार्ट संयोजन पोजीशन में रखते हैं तो स्टेटर की वाइंडिंग स्टार में हो जाती है, और स्टार में स्टेटर वाइंडिंग को VL का 1/√3 PH बराबर VL/√3 हिस्सा या 58% ही मिल पाता है, और कम वोल्टेज के कारण स्टार्टिंग करंट डेल्टा पोजीशन की अपेक्षा 1/3 भाग कम कर लेती है। जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है तो स्टार्टर के रन डेल्टा अवस्था में कर देते हैं, जिससे मोटर को पूरी सप्लाई मिल जाती है। टाइप्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर: मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक हैंडल होता है जिसे नीचे की ओर दबाने पर संयोजक 1A1, B1 और C1 शॉर्ट सर्किट हो जाता है और स्टार पॉइंट बनाते हैं। जब मोटर को फुल वोल्टेज का 1/√3 या 58% वोल्टेज प्राप्त होता है तथा फुल करंट का 1/3 भाग मिलता है, तब जब मोटर स्पीड पकड़ लेती है तो उसे हैंडल को झटके से ऊपर कर देते हैं, जिससे A1, B1 और C1 ओपन हो जाती है और स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा संयोजित हो जाती है। मैनुअल स्टार्टर डेल्टा में स्टॉप बटन के कनेक्शन NVC और OLR में कनेक्टेड श्रेणी क्रम में होते हैं, और स्टार्टिंग टॉर्क डेल्टा पोजीशन के टॉर्क की अपेक्षा 1/3 गुना होती है। अर्ध स्वचालित इस स्टार्टर में 3 कनेक्टर को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि एक पूरा बटन को दबाने पर मोटर स्टार संयोजन में चालू की जाती है, और गति प्राप्त कर लेने पर उसी पुश बटन को छोड़ते ही वह डेल्टा संयोजन में संयोजित हो जाती है। और स्वचालित ऑटोमेटिक, इसमें 3 कनेक्टर के साथ टाइमर रिले भी होता है जो पूरा बटन को एक बार दबाने पर मोटर को स्टार्टर में संयोजित कर चालू कर देता है। वह पूर्ण निर्धारित समय के बाद स्वतः ही उसे डेल्टा संयोजन में परिवर्तित कर देता है। हानि: 3 फेज मोटर को सीधे ही डेल्टा संयोजन से चलाया जाए तो मोटर वाइंडिंग को आरंभ में ही फुल वोल्टेज प्राप्त होगा जो उन्हें जला देगी, क्योंकि प्रारंभ में बैक EMF EB बराबर 0 करंट 5 से 7 गुना होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर इसका प्रयोग 20 हॉर्स पावर से ऊपर के लिए करते हैं, और इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से कम वोल्टेज देते हैं। इसके बाद जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तब फुल वोल्टेज प्रदान कर देते हैं। ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर क्या है? जब 3 परिवर्तनीय प्रतिरोधक को 3 स्लिप रिंग्स द्वारा स्टार कनेक्टेड फेज वाउंड रोटर कनेक्शन मोटर के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं। वाइंडिंग और फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोधक 1 मेगा ओम होता है। रोटर वाइंडिंग में प्रेरित धारा का मान कम से कम होना चाहिए और टॉर्क अधिक से अधिक होना चाहिए। प्लगिंग सर्किट: 3 फेज मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दिशाओं में चलाने वाला सर्किट प्लगिंग सर्किट कहलाता है, जो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलाएगा। फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स सर्किट, फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट।
क्या कनेक्टर को फेज से फेज के बीच में प्रचालित किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, 400 वोल्टेज वाले कॉन्टैक्टर को। क्या सिंगल फेज एसी मोटर के साथ DOL स्टार्टर प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, सिंगल फेज के साथ इसके लिए अलग से DOL स्टार्टर बनाया जाता है। 3 फेज एसी पावर में √3 VL cos VL IL cos phi। फ्यूज तार की कैपेसिटी, मोटर की फुल लोड करंट लगभग हॉर्स पावर की 1/2 सही 1/2 गुना होता है, और फ्यूज तार फुल करंट का 1 गुना होता है, और फुल लोड करंट HP इतना हो गया, और फ्यूज तार की कैपेसिटी आप ऐसे निकाल लेंगे। एक 4 हॉर्स पावर की मोटर कितनी करंट लेगी जब स्टार्ट होती है और जब फुल लोड पर चलती है? तो 4 हॉर्स पावर स्टार्टिंग फुल लोड करंट आपका 4 इंटू √3/2 66 एम्पियर। इसी प्रकार 10 हॉर्स पावर की फुल लोड की करंट 10 इंटू 3/2 515 एम्पियर। फ्यूज की कैपेसिटी 15 इंटू 3/2 23। मेन स्विच में लगानी पड़ेगी। जब इंडक्शन मोटर का स्विच ऑन किया जाता है तब रोटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समान होती है, और FR = SF। कब समान होती है? जब इंडक्शन मोटर को का स्विच ऑन किया जाता है। सिंगल फेजिंग क्या होती है? यदि 3 फेज मोटर को केवल 2 फेज मिल रहे हों तब इस अवस्था में सिंगल फेज कहते हैं। इस अवस्था में रोटर में थोड़ा शोर हम होने लगता है, लेकिन मोटर चलती रहेगी और अधिक करंट लेगी। फॉगिंग ये स्थिर अवस्था में होता है। क्रॉलिंग क्या होता है? NS/7। पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की लाइन वोल्टेज निर्धारित मान से 75% कम की जाती है तब स्टार्टिंग धारा 25% कम हो जाती है। यदि स्लिप इनफाइनाइट है और 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई वोल्टेज में 5% परिवर्तन से टॉर्क में परिवर्तन कितना होगा? 10% होगा। इंडक्शन मोटर की जो शून्य भार पर धारा फुल लोड भार धारा का 40 से 50%। 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर लॉक्ड है तब रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। इंडक्शन मोटर की जो शाफ्ट के असंतुलित होने का कारण क्या होता है? एयर गैप का असमान होना। इंडक्शन मोटर में नॉइज तथा टूथ पल्सेशन हानि किस प्रकार की कम की जा सकती है? तो स्टेटर की संकीर्ण नैरो स्लॉटों की संठ बढ़ाकर। यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की इनपुट वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी आदि कर दी जाए तो अधिकतम टॉर्क आधा हो जाएगा। इंडक्शन में वायु गैप में औसत फ्लक्स घटने घनत्व बढ़ने पर होना चाहिए, क्योंकि पावर फैक्टर उत्तम होता है। इंडक्शन मोटर में वायु गैप में फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर एयर गैप बढ़ेगा, पावर फैक्टर कम होगा, जिससे दक्षता कम होगी और लौहानी बढ़ेगी। इंडक्शन मोटर स्लॉटों की संख्या अधिक होने पर ओवरलोड क्षमता बढ़ जाती है। इंडक्शन मोटर में आपकी एयर गैप देखिए, एयर गैप आपका जब पावर फैक्टर कम होगा तो एयर गैप आपका बढ़ जाएगा, और ओवरलोड अधिक होगा तो भी एयर गैप बढ़ेगा। इंडक्शन मोटर में शॉर्ट वायु गैप आवश्यक इसलिए है, पावर फैक्टर उत्तम होता है। एयर गैप की लंबाई अधिक होने से ओवरलोड क्षमता बढ़ती है। एयर गैप की लंबाई होती है 0.2 से √2√DL/mm। एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर में स्लॉट्स की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती, इसे कॉगिंग कहते हैं। वह इंडक्शन मोटर जिसके स्टेटर में पिंजर टाइप वाइंडिंग होती है वह सिंगल फेज फैन मोटर है।
ओके, थ्योरी चलिए हम लोग रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब अगर नए हैं तो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू। बाय।